हेलो दोस्तों, एम के लाइव चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ेंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो 2019 के पेपर में पूछे गए थे। तो हम लोग बिना देरी किए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, मानव विकास के संदर्भ में आनुवांशिकता तथा पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। ऑप्शन ए कह रहा है परिवेशी प्रभाव पूर्ण रूप से एक व्यक्ति के विकास को निर्धारित करते हैं। पूर्ण रूप से तो निर्धारित नहीं करता है परिवेशी। ऑप्शन बी कह रहा है मानव विकास को ना तो आनुवांशिकता और ना ही पर्यावरण प्रभावित करता है। तो मानव विकास के लिए आनुवांशिकता भी और पर्यावरण भी प्रभाव करता है। ये भी क्वेश्चन गलत हो गया। ऑप्शन सी करते हैं आनुवांशिकता एवं पर्यावरण दोनों एक जटिल पारस्परिक क्रिया के रूप में मानव विकास को प्रभावित करते हैं। हाँ, ये सही लग रहा है। चलो ऑप्शन डी पढ़ के देखते हैं। व्यक्तित्व भिन्नताओं का एकमात्र कारण आनुवांशिकता है। ये भी गलत है, एकमात्र कारण तो नहीं हो सकता। तो हम लोगों का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। हम लोग चलेंगे बिना देरी करे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर। एक प्रगतिशील कक्षा में ऑप्शन ए विद्यार्थियों के द्वारा निष्क्रिय रूप से ज्ञान प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन बी विद्यार्थियों के द्वारा ज्ञान को उसी रूप में दोहराया जाता है। ऑप्शन सी शिक्षक के निर्देशों के अनुसार विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान का अनुसरण किया जाता है। या ऑप्शन डी विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है। तो जैसा कि आप लोगों ने भी आंसर दिया है इसका, वैसे इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। विद्यार्थियों के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है, ना कि शिक्षक के निर्देशों के अनुसार विद्यार्थियों के द्वारा ज्ञान का अनुसरण किया जाता है। ये भी गलत है, ये भी गलत। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर। देखते हैं क्या कह रहा है। सतत एवं समग्र मूल्यांकन में क्या शामिल है। ऑप्शन ए केवल संकलनात्मक आकलन। या ऑप्शन बी ना तो संरचनात्मक और ना ही संकलनात्मक और आकलन। ऑप्शन सी कह रहा है विविध प्रकार की रणनीतियों का प्रयोग करते हुए दोनों संरचनात्मक एवं संकलनात्मक आकलन का प्रयोग करना। या ऑप्शन डी केवल संरचनात्मक आकलन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। विविध प्रकार की रणनीतियों का प्रयोग करते हुए दोनों संरचनात्मक एवं संकलनात्मक आकलन का प्रयोग किया जाता है। चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चे आदतों का कौशलों, मूल्यों तथा अभिप्रेरणा को विकसित करते हैं और जो उन्हें समाज का जिम्मेदार एवं क्रियाशील सदस्य बनाती है, उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए समावेशन। या ऑप्शन बी मुख्य धारा से जोड़ना। या ऑप्शन सी विभेदीकरण। या ऑप्शन डी समाजीकरण। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं समावेशन भी नहीं हो सकता। मुख्य धारा से जोड़ना ये भी नहीं हो सकता। विभेदीकरण क्यों होगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, समाजीकरण से जोड़ता है। हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 हम लोगों से क्या पूछ रहा है। एक समावेशी कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए। अशक्त अधिगमकर्ता के प्रति दया और सहानुभूति का भाव प्रदर्शित करना चाहिए। नहीं करेंगे हम लोग। अपाहिज बच्चा, मंदबुद्धि बच्चा आदि के रूप में वर्गीकृत करना चाहिए। ये भी नहीं कर सकते। केवल प्रभावशाली एवं योग्य बच्चा पर ध्यान देना चाहिए। ये भी नहीं करेंगे। यह विश्वास करना चाहिए कि प्रत्येक बच्चे में अपनी योग्यता एवं शक्ति के अनुसार सीखने की क्षमता है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलेंगे हम
लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर। एक विद्यार्थी कक्षा में निम्नलिखित लक्षण प्रदर्शित करता है। पढ़ने के प्रति चिंता करता है, ठीक है। शब्दों या अक्षरों को पहचानने में कठिनाई आती है उसे। निम्न स्त्री शब्दावली कौशल में भी पहले पढ़े हुए पाठ को समझने या याद करने में कठिनाई। तो जैसा कि आप लोग क्वेश्चन को देख रहे होंगे, पूछ रहा है ऑप्शन ए, एक सृजनात्मक विद्यार्थी के या अधिगम असशक्तता वाले विद्यार्थी के, या ऑप्शन सी मानसिक क्षति वाले विद्यार्थी के, या ऑप्शन डी एक स्वलीन विद्यार्थी के। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्यों? अधिगम असशक्तता वाले विद्यार्थी की। हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 7, आपकी कक्षा में एक विद्यार्थी को विभिन्न स्रोतों से बार बार यह बताया गया कि उसके सामाजिक वर्ग के लोग शैक्षिक क्षेत्र में निम्न स्तरीय प्रदर्शन करते हैं। इस रूढ़वादिता एवं परिमाणिक एक रूढ़वादी आशंका के प्रभाव को कम करने के लिए एक शिक्षक को क्या पहल करना चाहिए? ऑप्शन ए, विभिन्न सामाजिक वर्गों के विद्यार्थियों के बीच प्रतियोगिता आयोजित करनी चाहिए। क्या हमें करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए। विभिन्न वर्गों इसमें जोड़ दिया ना, वर्गों। ऑप्शन बी, विद्यार्थियों से पढ़ाई छोड़कर किसी अन्य क्षेत्र में शामिल होने के लिए सलाह देनी चाहिए। ये भी हम नहीं कह सकते बच्चों से। विभिन्न सामाजिक वर्गों के रोल मॉडल से संबंधित कहानियाँ एवं उदाहरण को प्रस्तुत करना चाहिए। ठीक है, ये लग रहा है कुछ। ऑप्शन सी डी कह रहा है इस प्रकार के सरोकारों का अनदेखा करना चाहिए। भाई अनदेखा तो हम कर नहीं सकते, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर। एक शिक्षिका अपनी कक्षा में सृजनात्मक विद्यालयों को किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है? ऑप्शन ए, अभिसारी चिंतन को हतोत्साहित करके, या ऑप्शन बी, अनेक परिप्रेक्ष्यों को प्रोत्साहित करके और मूल विचारों को महत्व देकर, या ऑप्शन सी, विद्यार्थियों को जोखिम लेने एवं चुनौतियों का सामना करने में से हतोत्साहित करके, या ऑप्शन डी, अपसारी चिंतन पर बल देकर। तो अपसारी चिंतन पर बल देकर ये भी नहीं कर सकते, जोखिम लेने को भी नहीं कह सकते हम लोग छात्रों से, अपसारी चिंतन को हतोत्साहित नहीं कर सकते हम लोग। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। सबसे पहले क्या है कि क्वेश्चन को निगेटिव देखो, इसमें निगेटिव कहाँ पे है। बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन सा कारक कक्षा में सार्थक अधिगम का पक्ष लेता है? ऑप्शन ए, बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित करने हेतु उसका पुरस्कार को बढ़ावा देना। बच्चों को पुरस्कार को बढ़ावा नहीं दे सकते हम लोग। ऑप्शन बी, निर्देश के लिए केवल व्याख्यान विधि को अपनाना। ये भी नहीं, केवल दिया है केवल, ये भी नहीं कर सकते। विषय वस्तु तथा बच्चों के संपूर्ण कुशलक्षेम एवं अधिगम के प्रति सच्चा सरोकार रखना। ये कुछ सही लग रहा है। बच्चों को पढ़ने सीखने के लिए प्रेरित करने हेतु परीक्षणों की संख्या को बढ़ाना, ऐसा भी हम नहीं कर सकते। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। हमको देखना है, क्वेश्चन को पढ़ना है, तो ये समझ लो कि हाँ हम ही टीचर हैं और बच्चों को पढ़ा रहे हैं। इस तरीके से क्वेश्चन के ऊपर हम लोगों को हमला बोलना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावशाली समस्या समाधान रणनीति का एक उदाहरण है? ऑप्शन ए, क्रियात्मक अनम्यता, एक वस्तु के केवल परंपरागत कार्य पर ध्यान देना, या ऑप्शन बी, प्रतिक्रिया निर्धारण समस्या, प्रस्तुतिकरण के एक ही आयाम से सीमित रहना, साधन साध्य विश्लेषण समस्या को अनेक उपलक्ष्य में विभाजित करना, या ऑप्शन डी, समाधान के मूल्यांकन पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना। ये तो हो ही नहीं सकता, बिल्कुल ध्यान तो हम ऐसा हो ही नहीं सकता। ऑप्शन सी इज राइट आंसर।
चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 11, एक शिक्षक एक समावेशी कक्षा में विशेष योग्यता वर्ग वाले अधिगमकर्ताओं की आवश्यकताओं को किस प्रकार से बता सकता है, संबोधित कर सकता है। एक शिक्षक, तो ऑप्शन ए दे रहा है विद्यार्थियों को निर्देश देने के लिए एक रूप तरीकों का प्रयोग करना। ऑप्शन बी चलेंगे, अत्यधिक लिखित गृह कार्य देना तथा उत्तरों का अन्य प्रभावशाली विद्यार्थियों से नकल करने का दबाव डालना। ये तो बिल्कुल ही नहीं कर सकते। ऑप्शन सी, प्रत्येक विद्यार्थी के अधिगम के सशक्त पक्षों पर कमजोरियों के विश्लेषण के आधार पर विशिष्ट अधिगम उद्देश्यों को विकसित करना। ये भी नहीं कर सकते हम। नहीं, प्रत्येक विद्यार्थियों के अधिगम के सशक्त पक्षों पर कमजोरियों के विश्लेषण के आधार पर विशिष्ट अधिगम उद्देश्यों का विकसित करना। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। आकलन के लिए पेपर पेंसिल टेस्ट का प्रयोग करना, अभ्यास एवं रखने का बल देना। ये हम नहीं कर सकते, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर। शिक्षक कक्षा में पढ़ने में ध्यान न देने वाले बच्चों से किस प्रकार का बर्ताव कर सकते हैं। ऑप्शन ए, पूरी कक्षा के सामने उन्हें बार बार डांटेंगे। सबसे पहले आप लोग ये बात ध्यान रखना, ना तो बच्चों को डांट सकते हैं ना पुरस्कार दे सकते हैं, ठीक है। तो ये तो ऑप्शन ए तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि बच्चों को हम डांट ही नहीं सकते। ऑप्शन बी कह रहा है उनसे बात करके तथा उनकी रुचि का कारण जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। उन्हें गृह कार्य के रूप में अत्यधिक वर्कशीट देकर, नहीं भाई, ज़्यादा काम दोगे बच्चा आएगा नहीं दूसरे दिन पढ़ने। बच्चों को कक्षा से बाहर जाने के लिए कहेंगे, ये भी नहीं कह सकते। तो आपका ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो गया। चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 13 आपका स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 13 पूछ रहा है, संरचनावादी उपागम बताता है कि ज्ञान की संरचना के लिए अत्यंत आवश्यक है। देखते हैं क्या है, अनुबंधन या दंड या यत्रवत याद करना या विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं ऑप्शन डी इज राइट आंसर, विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान होता है, क्योंकि ये किसने कहा, वाइगोत्स्की जी ने कहा है। वाइगोत्स्की जी ने कहा था और जीन पियाजे ने रचनावादी का सिद्धांत दिया था। चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14 आपका स्क्रीन पर। बच्चे अनेक घटनाओं के बारे में सहजानुभूत सिद्धांत की संरचना करते हैं। इस पृष्ठभूमि में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए, बच्चों के इन विचारों को खारिज करना चाहिए। हम लोग नहीं कर सकते खारिज। बच्चों के विचारों पर सिद्धांतों को अनदेखा करना चाहिए। अनदेखा भी नहीं करेंगे हम लोग। बच्चों को इन विचारों के लिए डांटना चाहिए, क्योंकि यह विचार उनके शिक्षण में हस्तक्षेप करते हैं। क्या हम लोग ऐसा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। संवाद के द्वारा बच्चों को इन अवधारणाओं को चुनौती देनी चाहिए। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम के लिए एक प्रभावशाली शिक्षा प्रणाली नहीं है। इसमें पूछ रहा है नहीं है। प्रयोग एवं पर्यवेक्षण सही है। संवाद एवं परिचर्चा सही है। दिए गए ज्ञान को दोहराने पर ध्यान केंद्रित करना। देखते हैं आगे, इसके बाद आगे देखते हैं। बच्चों को अंतर्दृष्टि के द्वारा अनुमान लगाने के लिए प्रदोष प्रोत्साहित करना। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं इसका राइट आंसर ऑप्शन सी इज राइट आंसर है, कि इसमें दोष को उत्साहित करना है, तो इसलिए ऑप्शन सी इज राइट आंसर है। चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं। और विद्यार्थी की अभिरुचि, विद्यार्थियों का संवेगिक स्वास्थ्य, शिक्षा शास्त्री
रणनीतियाँ या विद्यार्थी का सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ। तो जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इज राइट आंसर। इसके चारों वाक्य सही है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी इज राइट आंसर। विद्यार्थी को अभिरुचि भी होनी चाहिए, विद्यार्थी की सामाजिक स्वास्थ्य भी ठीक होना चाहिए, शिक्षा का शास्त्रीय रणनीति भी सही होना चाहिए, विद्यार्थी का सामाजिक एवं सांस्कृतिक भी सही होना चाहिए, विद्यार्थी की सीखने की इच्छा भी होनी चाहिए, विद्यार्थी सीखने की इच्छा भी होनी चाहिए, विषय वस्तु का स्वरूप भी होना चाहिए, शिक्षक का विषय ज्ञान भी होना चाहिए और विद्यार्थी का शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य भी सही होना चाहिए। हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से क्या ज्ञान के सार्थक संरचना की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण पहलू है? ऑप्शन ए लगातार अभ्यास तथा बार बार स्मरण करना, पुरस्कार एवं दंड देना, ये तो हम लोग कर ही नहीं सकते, उद्दीपन प्रतिक्रिया का संबंध, ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन डी सामाजिक परस्पर क्रियाएं, सामाजिक परस्पर क्रियाएं सोशल इंटरेक्शन हो सकता है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर, जरा बड़ा क्वेश्चन है, देखते। जब विद्यार्थी पुरस्कार पाने की इच्छा से बार बार किसी गतिविधि को करने का निर्णय लेते हैं, जैसे कि एक प्रयोग का नियोजन एवं संचालन करना जो कि प्रत्यक्ष रूप से उस गतिविधि से संबंधित नहीं है, जैसा कि एक स्टार या बैज प्राप्त करना, ऐसी स्थिति में क्या संभावना उत्पन्न होती है? ऑप्शन ए समझने के लिए अधिगम से आनंद प्राप्त करना, ऑप्शन बी कह रहा है पुरस्कार के बिना भी उस गतिविधि में लगे रहना, ऑप्शन सी कह रहा है अन्य लोगों को खुश करने के लिए कार्य करने के बजाय स्वयं की निपुणता के लिए उद्देश्य निर्धारित करना, ऑप्शन डी कह रहा है अधिगम के प्रति भौतिकवादी अभ्रति का विकास इज राइट आंसर। ऑप्शन ए बी सी गलत, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। 19 कह रहा है संज्ञान एवं संवेग के बीच किस प्रकार का संबंध होता है? एक दिवसीय संवेग संज्ञान को प्रभावित करते हैं, या ऑप्शन बी एक दिवसीय संज्ञान संवेगों को प्रभावित करते हैं, या ऑप्शन सी द्विदिवसीय दोनों के बीच एक गतिशील पारस्परिक क्रिया होती है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर देखेंगे 20 को। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सी मध्य बाल्यावस्था की विशेषता है? ऑप्शन ए अमूर्त रूप से सोचने तथा वैज्ञानिक तर्क का प्रयोग करने की योग्यता विकसित होती है मध्य बाल्यावस्था में, या ऑप्शन बी बच्चे तार्किक एवं मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं, सोचना नहीं यहाँ सोचना है, सोचना प्रारंभ कर देते हैं। ऑप्शन सी अधिगम मुख्य रूप से संवेदी एवं संघचालक गतिविधियों द्वारा घटित होता है, या ऑप्शन डी शारीरिक वृद्धि एवं विकास बहुत तेज गति से होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी इज राइट आंसर। बच्चे तार्किक एवं मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 21 आपके स्क्रीन पर। परिवार एवं पास पड़ोस बच्चों के सामाजिकरण की प्राथमिक एजेंसियां हैं। ऑप्शन ए प्राथमिक एजेंसियां हैं, ऑप्शन बी मध्य एजेंसियां, या ऑप्शन सी द्वितीयक एजेंसियां, या ऑप्शन डी मनोवैज्ञानिक एजेंसियां। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं प्राथमिक एजेंसियां हैं, ऑप्शन ए इज राइट आंसर, प्राथमिक एजेंसियां हैं। हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 22 को, देखेंगे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है बाल्यावस्था की अवधारणा से क्या अभिप्राय है? ऑप्शन ए समकालीन सामाजिक संरचनावादी मनोवैज्ञानिकों के अनुसार यह एक सामाजिक संरचना है, या ऑप्शन बी यह है कि बच्चे दुष्ट रूप से में पैदा होते हैं और उन्हें सभ्य बनाना होता है। ऑप्शन सी कह रहा है यह कि बच्चे शून्य से शुरुआत करते हैं और उनके गुण पूरी तरह से परिवेश के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। ऑप्शन डी यह विभिन्न सांस्कृतिक संदर्भों में सार्वभौम रूप से
समान हैं। तो इसका राइट आंसर, जैसा कि आप लोग भी जानते ही होंगे, इसका राइट आंसर ऑप्शन इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए इज राइट आंसर। हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। समाज में विभिन्न लिंगों के लिए उपयुक्त मानी जाने वाली प्रारूपिक विशेषताओं के बारे में जन सामान्य की अवधारणाओं को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए जेंडर भूमिकाएं, ऑप्शन बी जेंडर पहचान, या ऑप्शन सी जेंडर रूढ़वादिताएं, या ऑप्शन डी जेंडर विभेदीकरण। तो इसका राइट आंसर है जेंडर रूढ़वादिताएं, इज राइट आंसर है। चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। 24 क्वेश्चन हम लोगों से क्या पूछ रहा है, देखते हैं 24 क्वेश्चन। हाल ही में पाठ चर्चा में ऐसी कहानियों को शामिल करने के लिए विवेकशील प्रयास किया गया है जिसमें पिता घर के कार्यों में लगा रहता है और माता साहसी गतिविधियों को करती है। ये कदम किस लिए महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए ये जेंडर रूढ़िवादिता को समाप्त करता है। क्या आपको लगता है समाप्त करता है? चलो देखते हैं क्वेश्चन बी, ऑप्शन बी को। यह जेंडर स्थिरता को प्रोत्साहन करता है, ये तो नहीं हो सकता। यह जेंडर विभेदीकरण को बढ़ाता है, ऐसा भी कुछ नहीं है, विभेदीकरण को भी नहीं बढ़ाता। ये जेंडर पक्षपात को सशक्त बनाता है, नहीं। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, यह जेंडर रूढ़िवादिता को समाप्त करता है। चलेंगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25। ये रहा 25 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। वाइगोस्की के अनुसार जब एक वयस्क बच्चे के निष्पादन के वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा विस्तार करता है तो उसे क्या कहते हैं? समीपस्थ विकास का क्षेत्र, या ऑप्शन बी पाठ ढांचा, या ऑप्शन सी अंतः व्यक्तिनिष्ठता, या ऑप्शन डी खोजपूर्ण अधिगम। तो जैसा कि आप लोग भी जानते होंगे, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी इज राइट आंसर, बी इज राइट आंसर, पाठ ढांचा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 26। ये रहा 26 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। 26 क्वेश्चन पूछ रहा है, नूर विद्यालय में अपना लंच बॉक्स लाना भूल गई तथा यह कहते हुए तान्या से उसका लंच साझा करने के लिए कहा, तुम्हें आज अपना लंच मेरे साथ साझा करना चाहिए क्योंकि कल मैंने तुम्हारे साथ अपना लंच साझा किया था। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार नूर का कथन अभिविन्यास प्रारूप को अवस्था पर दर्शाता है। क्या दर्शाता है? ऑप्शन ए देखते हैं। ऑप्शन ए में कहता है आज्ञा पालन पूर्व परंपरागत, ऑप्शन बी कहता है अच्छा होना परंपरागत, या ऑप्शन सी आदान प्रदान परंपरागत, या ऑप्शन डी कानून एवं व्यवस्था पश्च परंपरागत। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग और कमेंट करिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलेंगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27 क्वेश्चन। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। के अनुसार बच्चों को चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रिया तथा सांस्कृतिक संदर्भ के प्रभाव को समझना आवश्यक है। ऑप्शन ए जीन पियाजेट, या ऑप्शन बी लेव वाइगोस्की, या ऑप्शन सी अलर्ट बंडूरा, या ऑप्शन डी लॉरेंस कोहलबर्ग। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं इसका राइट आंसर ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। ये रहा 28 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से निहितार्थ निकालते हुए एक ग्रेड 6 से 8 के शिक्षक को अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए जिसमें तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता होती है, या ऑप्शन बी एक अवधारणा को पढ़ने के लिए केवल मूर्त सामग्रियों का प्रयोग करना चाहिए, या ऑप्शन सी केवल निर्धारित पाठ्यक्रम पर निर्भर रहना चाहिए, या ऑप्शन डी तार्किक बहस के प्रयोग को हतोत्साहित करना चाहिए। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पर, इसका राइट आंसर क्या होगा कमेंट करके जल्दी जल्दी बताइए। तो इसका राइट आंसर है, जैसा कि आप लोग भी समझ रहे होंगे, कमेंट भी आ रहे हैं आपके, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए इज राइट आंसर। बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। ये रहा 29 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर।
हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार तार्किक गणितीय बुद्धि वाले एक व्यक्ति की क्या विशेषता हो सकती हैं? ऑप्शन ए दृश्य स्थानिक परिवेश को सटीक रूप से ग्रहण करने की योग्यता, या ऑप्शन बी संगीतमय में अभिव्यक्तियों के आवाज़ के स्तर पर ताल एवं सौंदर्यपूर्ण गुणों को उत्पन्न करने एवं प्रशंसा करने की योग्यता, और ऑप्शन सी पैटर्न को खोजने की एवं तर्क की लंबी श्रृंखला को हल करने की क्षमता एवं संवेदनशील या ध्वनि ताल तथा शब्दों के अर्थ के प्रति संवेदनशीलता। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। पैटर्न को खोजने की तथा तर्क की लंबी श्रृंखला को हल करने की क्षमता और संवेदनशीलता होना चाहिए। चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर बढ़ेंगे। ये लास्ट क्वेश्चन आज का, ये रहा लास्ट क्वेश्चन। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार परिकल्पित निगमनात्मक तर्क किस अवधि में विकसित होता है? ऑप्शन ए पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, या ऑप्शन बी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, या ऑप्शन सी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, या ऑप्शन डी संवेदी संचालक अवस्था। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं इसकी राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी इज राइट आंसर, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होता है। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो आपको प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ये ज़रूर बताएं कि आपके क्वेश्चन कितने सही हुए हैं, 30 में कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। और जो भी मेरे बहन भाई नए हैं इस चैनल पर और जो नए देख रहे हैं वो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।